हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेंसिकुलर रिवर्स रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. नाउ स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस वीडियो we have to discuss about the Himalayan rivers, and now today we are talking about the peninsular rivers which has to be moved up in India. The main water divided into peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from the north to south close to the western coast. इंडिया के अंदर अगर हम पेंसिकुलर इंडिया को अगर हम वाटर में डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को अगर आपने कभी नोटिस किया हो, विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. तो ये जो रिवर्स होती हैं ये नॉर्थ टू साउथ मूव अप करती हैं ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहाँ पे. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेंसिकुलर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी फ्लोज ईस्टवर्ड्स. ये जो नदियाँ हैं ये ईस्टवर्ड की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर, एंड द ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं. दीज रिवर्स मेक्स डेल्टा एट देयर माउथ, और ये अपने मुहाने पर ही डेल्टास बनाते हैं. देयर आर न्यूमरियस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्टर्न घाट्स. कई सारी न्यूमरियस स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो कि फ्लोइंग करती हैं वेस्ट टू वेस्टर्न घाट की ओर. नर्मदा एंड द ताप्ती आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स. नर्मदा और तापी दोनों ही बड़ी नदियां हैं विच फ्लो वेस्ट टू मेक एस्टरीज. ये वेस्ट की ओर बहती हैं. द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेंसिकुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज. इनके जो ड्रेनेज बेसिन हैं वो बहुत ही छोटे हैं. So first we are talking about the Narmada basin which has to be coming in the peninsular rivers. The Narmada rises in the Amarkantak hills in the Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वतों से निकलती है. It flows toward the west in a rift वैली. ये रिफ्ट घाटी में बहती हुई फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग नीचे की ओर गिरती है. ऑन इट्स वे टू द सी, समुद्र की ओर जब ये जाती है, द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर स्पेस लोकेशंस. तो ये बड़ी ही जो है लोकेशंस की ओर से होती हुई पिक्चर्स की बनाती है. द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज. और जो जबलपुर के नज़दीक जो है ये बहुत ही जॉर्ज जो आपका दर्रा है वहाँ से होते हुए बहती है. एंड द दहोदर फॉल्स वेयर द रिवर स्प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक्स. वहाँ से ये फिर खड़े पहाड़ों से ओवर होकर निकलती है. आर सम ऑफ द नोटेबल वंस. ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट. नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो बहुत ही छोटी हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल. और ये जो मेन स्ट्रीम है नदी की उसको राइट 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन करती है. द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. नर्मदा बेसिन जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों को कवर करती है. If we are talking about the Tapi basin, the Tapi rises in the Satpura ranges in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in the Rift Valley parallel to the Narmada. ये नर्मदा नदी के पैरेलल समानांतर ही रिफ्ट घाटी में बहती है. और ये जो है सतपुरा रेंज से निकलते हुए मध्य प्रदेश में बेतुल से होती हुई मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है. एंड वी आर टॉकिंग दैट बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ. लेकिन ये जो है बहुत ही नर्मदा से जो है ये काफ़ी छोटी है. सच लेंथ इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. इसका जो बेसिन पार्ट है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है. द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. और इसका जो कोस्टल प्लेन है, जो तटीय क्षेत्र है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में, आर वेरी नैरो, बहुत ही सकड़ा है. हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट. इसलिए जो तटीय जो नदियाँ हैं वो बहुत छोटी हैं. द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती. और यहाँ से जो पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं जैसे कि साबरमती, माही, भरतपुजा, प्रियाय, फाइंड आउट दीज स्टेट्स इन विच रिवर्स आर ड्रेन द वाटर. फिर है आपकी गोदावरी बेसिन. गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेंसिकुलर रिवर. ये पेंसिकुलर नदियों में बड़ी नदी है. इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से वेस्टर्न घाट की ओर जाती है. इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर. इसकी लंबाई जो है लगभग 1500 किलोमीटर है. इट्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है. इट्स ड्रेन
ड्रेनेज बेसिन इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेंसिकुलर रिवर्स। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, जहाँ से ये बहती, जहाँ जिन क्षेत्रों से ये बहती हुई होकर बहती है, वो एरिया काफ़ी बड़ा है। द बेसिन कवर्स द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन लाइज इन द महाराष्ट्र। इसका जो बेसिन है वो लगभग 50% जो है वो महाराष्ट्र में ही कवर हो जाता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। द गोदावरी इज़ द जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। इसकी कई सहायक नदियां हैं, सच है, जैसे कि हम बात करें पूर्णा है, वर्धा है, परिणीता है, एंड द मंजरा एंड द वेंगेश एंड द वांगंगा एंड द पेंगंगा। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जो आखिरी की 3 जो ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां हैं ये काफ़ी बड़ी हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई की वजह से द एरिया इट कवर, जो ये एरिया कवर करती है, इट इज़ नोन एज द दक्षिण गंगा। तो इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपने आप में एक काफ़ी बड़े क्षेत्र को कवर करती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द महानदी बेसिन। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच, और ये जो है फ्लो करती है उड़ीसा से होते हुए and the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 kilometer. Its drainage basin is shared by Maharashtra, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो ये शेयर करती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से। Now the Krishna basin, the rising from the spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows for about 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। 1400 किलोमीटर बहने के बाद ये बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। द तुंगभद्रा एंड द कोयना एंड द घाट प्रभा इज़ द मौसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो शेयर्ड होता है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से। फिर हम बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट की जो ब्रह्मगिरी जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल की ओर जाती हुई है साउथ तमिलनाडु से होते हुए। द टोटल लेंथ जो है इस नदी की वो 760 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो अमरावती, भावनी, हेमावती एंड काबिनी है। इट्स बेसिन जो ये अपना बेसिन अपना शेयर करती है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के साथ में है। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स, इन बड़ी नदियों के साथ साथ अगर हम बात करें, देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स, कुछ छोटी नदियाँ भी हैं रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट जो पूर्व की ओर बहती हैं। द दामोदर, द ब्राह्मणी एंड द बितरानी आर द एंड द सुबर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स लोकेटेड इन योर एटलस। ये आप एटलस को फाइंड आउट करके उसमें देख सकते हैं कि ये नदियाँ किन क्षेत्रों से होती हुई बहती हैं। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लेक्स, झीलें, यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। आपने कश्मीर घाटी के बारे में सुना होगा और वहाँ पे जो सबसे फेमस झील है डल झील। द हाउस बोट्स आर शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर्स। और यहाँ पे जो शिकारा बोट्स होती हैं वो हर साल हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरीके से हम बात करें, यू मे हैव टू विजिट सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक एंड एन्जॉय बोटिंग। आपने इस तरह के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो किसी झील के किनारे हैं, आप वहाँ गए होंगे, आपने इन्जॉय किया होगा, बोटिंग है, स्विमिंग है एंड अदर वाटर गेम्स भी आपने इन्जॉय किया होगा। इमेजिन दैट if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? क्या हम सोच सकते हैं, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि श्रीनगर, नैनीताल जो हिल स्टेशंस हैं, जो झीलों के नज़दीक जो ये बसे हुए इलाके हैं, अगर वहाँ पे झीलें नहीं होती तो क्या वो आज भी इतनी ही अट्रैक्टिव होती? हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि झीलें जो हैं वो किसी भी स्थान को टूरिस्ट के लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों बनाती हैं? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, यानी कि हम ये कहें कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के साथ साथ लेक्स आर ऑल्सो यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी
वेज ये मनुष्यों के लिए कई तरीके से यूज़फुल भी होती हैं, उपयोगी भी होती हैं। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, इंडिया में बहुत सारी झीलें हैं। दीज डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन साइज़ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक दूसरे को से बिल्कुल अलग है, चाहे हम उनके साइज़ की बात करें, चाहे हम उनकी विशेषताओं की बात करें। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, जो इनमें लगभग झीलें हैं वो परमानेंट हैं। सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कुछ झीलों में पानी जो है सिर्फ बारिश के मौसम में आता है। लाइक द लेक इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एराइड रीजन्स, यानी वो क्षेत्र जो कि सेमी एराइड क्षेत्र के अंदर आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आते हैं, यानी जहाँ पे नदियों का छोटे छोटे बेसिन बनाए जाते हैं, वहाँ पे बारिश के मौसम में ही पानी इकट्ठा होता है। देयर आर सम लेक्स, लेकिन कुछ झीलें ऐसी भी हैं विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड द आइस शीट, जिनमें कि ग्लेशियर और जो बर्फ़ है उनका पानी मेल्ट होके आता है। वाइल अदर हैव बीन फ्रॉम्ड बाय विंड, कुछ हवा से बनती हैं। रिवर्स एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ मनुष्यों के द्वारा निर्मित भी झीलें मानी जाती हैं। अ मेंडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ्स दैट लेटर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो, यानी नदी जो है जब बाढ़ उसमें आता है और वो मैदानी क्षेत्र से निकलती है और वहाँ पे वो अगर भूमि को काट देती है तो वहाँ पे ऑक्स की शेप में जो है वहाँ पे बो बन जाता है। और कोस्टल लेक, उसको जो है हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, जो कि किसी नदी के फ्लड की वजह से वहाँ पे मेंटेन होता है। स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स इन द कोस्टल एरियाज एग्जाम्पल है। चिल्क में जो एग्जाम्पल हम इन झीलों के माने तो चिल्का लेक है, पुलिकट है, एंड द कोलेरू लेक जो है वो इसी के एग्जाम्पल्स हैं। लेक इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, और जो इनलैंड यानी जो ज़मीन पर अगर हम बात करें तो जो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो सीजनल लेक्स डेवलप होती हैं, फॉर एग्जांपल सांभर लेक इन राजस्थान विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, जिसमें कि नमकीन पानी है। इट्स वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, इसके पानी का जो है हम नमक बनाने के लिए नमक के उत्पादन में हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, दे आर ग्लेशिकल ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो दे फॉर्म्ड when glaciers dug out a basin which was later filled with the snow melt, यानी ये जो है स्नो जैसे जैसे मेल्ट होती है तो उनकी वजह से जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो डेवलप होती हैं। द वूलर लेक इन द जम्मू एंड कश्मीर इज़ कॉन्ट्रैक्ट्स, वूलर जो लेक है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये जो है धरती के अंदर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से ये फॉर्म्ड अप हुई है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जब अर्थ के अंदर की जो प्लेट्स आपस में खिसकती हैं ड्यू टू सम reasons that has to be called the tectonic activities. The Dal Lake, the Bhimtal, Nainital, Loktak and the Brahmini Barapani are some other important freshwater lakes. ये सभी जो हैं ये फ्रेश पानी की झीलें मानी जाती हैं। Apart from the natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, कि हम जो प्राकृतिक जो झीलें हैं उनके अलावा जो हम डैम वगैरह बनाते हैं जिनसे हम नदियों के पानी को जनरेट करके हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है वो डेवलप करते हैं, उनसे भी हम झीलों का निर्माण करते हैं। सच एज़ गुरु गोबिंद सागर जो झील है वो इसका बड़ा एग्जाम्पल हम माना जाता है, जो कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पे रेडी किया गया है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर हम बात करें तो लेक्स जो हैं उनकी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू है। हम कहें अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, लेक जो है वो नदी के पानी को रेगुलेट करने के लिए काम में आती है। ड्यूरिंग हैवी रेन, जब बारिश होती है, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय ये जो है फ्लड की जो स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल करती है। और ड्राई सीजन में जो है ये पानी के जो कमी होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लेक कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करने में भी काम आती है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, और ये आसपास के वातावरण को भी मॉडरेट करते हैं। मेंटेन
द एडुकेट इकोसिस्टम, और इससे जो उनका जो जल जीवन है उसको भी ये बैलेंस रखते हैं। एनचांस नेचुरल ब्यूटी, और ये प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती हैं। हेल्प डेवलप टूरिज्म, और ये जो है टूरिज्म को जो है उसको भी ये रिजर्व करती हैं। एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, और ये मनोरंजन गतिविधियों को भी बढ़ाती हैं। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या रोल है, तो रिवर्स हैव बीन ऑफ द फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को उठा के देखें तो जितनी भी नदियां हैं उनकी अपनी आधारभूत जो है महत्वपूर्णता रही है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स, नदियों का जो पानी है वो हम एक बेसिक आधारभूत जो है प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि बहुत ज़रूरी है मनुष्य की अन्य गतिविधियों के लिए। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्ट सेटल्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, और इसीलिए अगर हम अपनी जो एंशियंट सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं उनमें हमें पता चलता है कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो इन नदियों के इर्द गिर्द ही हुई हैं। दी सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, और ये सेटलमेंट्स, ये जो बसाव है लोगों का, आज ये बड़े बड़े शहर बन गए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सिटी इन योर स्टेट, आप अपने राज्य के ऐसे शहरों की लिस्ट बना सकते हैं विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, जो नदियों के किनारों पे बनी है। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज़ ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, कि अगर हम देखें तो नदियाँ जो हैं उनका जो विशेष उपयोगिता होती है वो इरिगेशन में होती है, सिंचाई में होती है, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन में होती है। एंड स्पेशल सिग्निफिकेंस जो है इनका पर्टिकुलर टू अ कंट्री लाइक इंडिया, और भारत जैसे देश में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कि भारत जैसे देश में जहाँ पे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए हमें वाटर बहुत ज़रूरी है। Now we are talking about the river pollution. River pollution, the growing domestic, municipal, industrial and agriculture demand for the water from rivers naturally affect the quality of water. It means that the demand of water that we have to be using for our growing domestic, municipal, industrial and agriculture demand has to be affect the quality of water. इससे पानी की जो क्वालिटी है वो प्रभावित होती है। As a रिज़ल्ट, अगर इसका परिणाम हम देखें तो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, तो जो पानी का बहुत सारा रिवर्स का जो बहुत सारा वाटर है उसका वॉल्यूम जो है, उसका जो हम ये कहें कि घनत्व जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम देखें हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जो अनट्रीटेड सीवेज का मतलब जो गंदगी जो निकलती है इंडस्ट्रियल एरिया से, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट आर इम्पेंटेड इनटू द रिवर्स, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ का जो गंदा पानी निकलता है, जो कचरा निकलता है और वो रिवर्स में फ़्लो करता है, उससे जो रिवर की पानी की जो क्वालिटी है वो भी जो है हम कहें कि बहुत गंदी होती जा रही है। दिस इफ़ेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, इससे हम ये कहें कि ये सिर्फ पानी की क्वालिटी को ही इफ़ेक्ट नहीं करता है बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, क्योंकि नदी जो है वो अपने पानी को साफ़ करती रहती है, लेकिन अगर इतना कचरा और इतना गंद अगर पानी में होगा तो उसकी जो सेल्फ क्लीनिंग जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, तो ये जो वाटर की जो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी होती है उसको भी कम करते हैं। फॉर एग्जांपल, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा रिवर इज़ एबल टू डिल्यूट एंड एसिमिलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़, कि 20 किलोमीटर तक ये जो है सिटीज़ के अंदर से होते हुए बहती है, तो जहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा जो कचरा है वो हम ये कहें कि जो पॉल्यूशन लोड है वो इस पर बढ़ जाता है। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, और इसी के साथ हम देखें तो जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है एंड जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर्स हैज़ बीन राइजिंग, तो इससे जो नदियों के अंदर जो पॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे रेज अप होती जा रही है एंड मैनी रिवर्स हैज़ बीन राइजिंग। और ये समस्या एक रिवर की नहीं है, ये काफ़ी सारी नदियों में ये समस्या हमें देखने के लिए मिल रही है। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन अवर
rivers led the launching of various action plan to clean the rivers. Have you heard about the such an plan? क्या इस तरह का कोई प्लान आपने सुना है जिसमें कि रिवर्स को क्लीन करने की मुहिम चालू की गई हो? How does our health get affected by polluted river water? क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह से नदियों का गंदा पानी जो है वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है? Think about, सोचिए, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग विदाउट फ्रेश वाटर, कि अगर हम मनुष्य को स्वच्छ पानी न मिले तो उसकी लाइफ कैसी होगी. अरेंज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन योर क्लास. तो इसके ऊपर आप अपने क्लास में जो है डिबेट भी प्रिपेयर कर सकते हो कि ह्यूमन बींग की जो लाइफ है वो विदाउट फ्रेश वाटर कैसी होगी. सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ अवर चैप्टर ड्रेनेज. चूज द राइट आंसर फ्रॉम योर four alternative given below. In which of the following state is the Vular Lake is located? That is Jammu and Kashmir. The river Narmada has its sources at Satpura, Brahmagiri, Amarkantak, slopes of Western Ghat. The correct answer is Amarkantak. Which one of the flowing lake is a salt? That is Sambar Lake. Then which one of the following is the longest river of the Peninsular? Is Godavari River. Which one of the amongst the following rivers flows through a rift valley? That is Tapi River. Answer the following questions briefly. The first question is, what is meant by a water divide? Give an example. So students, water divide is an elevated area such as a mountain or an upland that separate two drainage basin. For example, the water divide between the Indus and the Ganga river system is in Ambala. The second question is, which is the largest river basin in the India? The answer is Ganga river basin is the largest one in India. The length of this basin is over 2500 kilometer. The third question is, where do the rivers Indus and the Ganga have their origin? Then the river Indus has its origin in Tibet near Mansarovar Lake, and the Ganga river originates its Gangotri glacier on the southern poles of the Himalaya. Then the fourth question is, name the two head streams of the Ganga. Where do they meet to from the Ganga? The two head streams of the Ganga are the Bhagirathi and the Alaknanda. They meet to from the Ganga at Devaprayag in Uttarakhand. The fifth one is, why does Brahmaputra and in its Tibetan part have less slit despite लॉन्गर कोर्स? कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में लंबी होने के बजाय भी उसका जो स्लिट पोर्शन है उसमें जो अवसाद की क्षमता होती है वो कम क्यों होती है? तो फिफ्थ वन इज़, द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतियन पार्ट कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पे उसमें जो पानी का घनत्व है वो कम होता है, एंड लेस स्लिट, और उसमें जो स्लिट्स होते हैं अवसाद वो भी कम होते हैं, एज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया, क्योंकि वो सूखा और ठंडा एरिया है. Now the sixth question, which two peninsular rivers flow through trough? ट्रफ के थ्रू होते हुए जो है कौन सी जो दो नदियां हैं वो बहती हैं? Then the Narmada and the Tapi are the two peninsular rivers that flows through the trough. Seventh question is, state some economic benefits of rivers and lakes. कुछ आर्थिक जो benefits हैं नदियों के वो हमें यहाँ पे बताने हैं. तो first the rivers provide water which is a basic natural resource for human activities. Second है, they are used for irrigation, navigation, generation of hydroelectric power. C है इसमें, they had a moderating influence on the climate of the surrounding and maintain the aquatic system. ये हो गए इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स. अब हम बता रहे हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ lakes. They help to regulate the flow of a river. They prevent flooding at the time of heavy rainfall, and during the dry season they help to maintain the even flow of water. C है इसमें, they also have a moderating influence on the surroundings climatic conditions and maintain the aquatic ecosystem. They enhance the natural beauty and recreational activity by increasing tourism. और लास्ट है इसमें, lakes are also used for generating hydroelectricity. So students, आज के लिए इतना ही. Long question answers we are doing tomorrow. Thank you so much for watching my video.